डॉक्टर महेश के मेहता जी, महाविद्यालय के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर प्रबोध कांत पंड्या जी, मेरे साथ जुड़े हुए साथी डॉक्टर आलोक रंजन पांडे जी, डॉक्टर सुनील तिवारी जी, डॉक्टर सुशीला व्यास जी जो इस की संयोजिका हैं, डॉक्टर आरती पाठक जी जो रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मेरे कई सारे मित्र इसमें दिख रहे हैं जो जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रणु शुक्ला, डॉक्टर मनशा मिश्रा और भी अन्य साथी जो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सबका मैं अभिनंदन करता हूं, सबका अभिवादन करता हूं। और आज का जो विषय दिया गया है, इस विषय पर कुछ बातें जो मैं निरंतर सोचता रहा हूं, विचार करता रहा हूं, वह आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जब यह विषय चर्चा में आता है कि हिंदी में रोजगार की संभावनाएं, तो कई प्रतिप्रश्न मेरे मन में गूंजते हैं। पहला प्रश्न तो यही गूंजता है कि जिस तरह से हम हिंदी में रोजगार की संभावनाएं तलाशते हैं, प्रश्न करते हैं, विचार करते हैं, क्या उसी तरह से जो मानविकी और समाज विज्ञान के दूसरे जो विषय हैं उनमें भी हम इसी तरह रोजगार की संभावनाओं पर चर्चा करते हैं? क्या उन्हें भी हम रोजगार की कसौटियों पर परखने की कोशिश करते हैं? और यदि कोई विशिष्ट रोजगार हिंदी से इतर मानविकी और समाज विज्ञान के दूसरे विषयों में उपलब्ध है, तो क्या वह हिंदी के विद्यार्थियों को सहज उपलब्ध नहीं है? इस पर भी विचार करना चाहिए। फिर जब हम बात करते हैं हिंदी की, तो साथ ही ये प्रश्न भी उठता है कि हिंदी के साथ जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं उनमें भी हम रोजगार की संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। क्या रोजगार की संभावनाओं से ही किसी भाषा या उसके विषय के महत्व को रेखांकित किया जाना चाहिए? निश्चित ही रोजगार बहुत ज़रूरी विषय है और बिना रोजगार के हमारा अध्ययन कोई सार्थकता प्राप्त नहीं कर पाता। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि विद्या वही जो अर्थकरी हो, और अर्थकरी विद्या हो इसके लिए सभी विद्याओं में, सभी विषयों में उसके कुछ प्रयोजन जोड़े जाते हैं और यह माना जाता है कि इस विषय को पढ़कर हम रोजगार की दिशा में, रोजगार के क्षेत्र में एक विशेष उन्नति, प्रगति कर सकते हैं। यूँ तो रोजगारोन्मुखता ये कोई पैमाना नहीं होता ज्ञान का, लेकिन यह एक ज़रूरत है, इसलिए इससे इनकार भी नहीं किया जाना चाहिए। और इसलिए आज यह जो विषय यहाँ पर रखा गया है उस पे बात करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों को, और मैं अपने वक्तव्य में आगे वहाँ पहुँचूँगा जहाँ पर आप सबको यह लगेगा कि अपने विद्यार्थियों से ज़्यादा हम अध्यापकों को बहुत शिक्षित प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। वह किस रूप में है, कैसे है, कुछ मुद्दे इन्हीं विषयों पर आपके समक्ष मैं रखना चाहूँगा। कहते हैं कि 10 ऐसे बड़े उद्योग हैं दुनिया में और हमारे देश में भी जिनमें सबसे ज़्यादा रोज़गार प्राप्त होता है। ये उद्योग सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाले उद्योग भी हैं, जिनमें से 6 उद्योग पारंपरिक हैं और 4 उद्योग ऐसे हैं जिनका विकास निकट के 2-3 दशकों में हुआ है। आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल, जूट, शुगर, सीमेंट और पेपर। आप ध्यान दीजिए, जितने हमारे पुराने उद्योगपति थे वे सब इन उद्योगों के महारथी कहे जाते थे और इन उद्योगों से उन्होंने खूब धन अर्जित किया। और उसके बाद जो इधर के 2-3 दशकों में जो व्यवसाय या जो उद्योग खूब पनपे हैं, खूब विकास किए हैं,
और एक तरह से अर्थव्यवस्था में जिनकी बहुत बड़ी भागीदारी है, वे जो उभर के आए हैं वह है पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और उसके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिस पर मैं और मेरे साथी कुछ बातचीत आज के संगोष्ठी में करेंगे। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें दो शब्द है, एक है इंफॉर्मेशन और दूसरी है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से औद्योगिक क्रांति को संभव करने वाली चीज़ है, लेकिन जो ये इंफॉर्मेशन है इसका आधार ही भाषा है। बिना भाषा के आधार के आप बहुत ही सीमित इंफॉर्मेशन, सीमित सूचना ही दे सकते हैं। हम सबको इंफॉर्मेशन चाहिए और इंफॉर्मेशन को ज्ञान में तब्दील करना, यानी सूचना को ज्ञान में तब्दील करना, इसके लिए भी भाषा की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। और भाषा ही जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आधार है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के समय में विश्व की सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाले उद्योग के रूप में अपने को वह स्थापित कर चुका है, तब क्या इसके साथ जो हमारी भाषाएं जुड़ी हुई हैं उन्हें रोजगार की चिंता करने की आवश्यकता है? मुझे लगता है कि इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। रोजगार कैसे हम प्राप्त कर सकें, इसमें कोई शक नहीं है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस बूम ने, इस ग्रोथ ने भाषाओं को बहुत बड़ा अवसर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने विद्यार्थियों को, जिनको हम प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिन्हें हम दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, कार्यक्षेत्र में उतरने के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्या वे इस नए विस्फोट, मैं कहूँगा, को एक्सेप्ट करने, उसको स्वीकार करने और उस चुनौती का सामना मजबूती के साथ करने के लिए तैयार हो रहे हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द पद इस समय चर्चित हुआ है लैंग्वेज इंडस्ट्री के तौर पर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लैंग्वेज इंडस्ट्री को आज संभव किया है। और ये लैंग्वेज इंडस्ट्री क्या है? इसके पहले कभी भाषा को उद्योग के रूप में नहीं देखा गया था। एक ऐसा दौर जब भाषा अपने आप में उद्योग का दर्जा प्राप्त कर रही हो, ऐसे में हम इस पर विचार करें कि इसमें रोजगार की संभावनाएं क्या हैं, हिंदी में रोजगार की संभावनाएं क्या हैं, तो हमें कुछ आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता भी होगी। और वह आत्मनिरीक्षण क्या होना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले ये देखें कि लैंग्वेज इंडस्ट्री बनती किससे है। तो लैंग्वेज इंडस्ट्री में ट्रांसलेशन है, इंटरप्रिटेशन है, सबटाइटलिंग है, डबिंग है, सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट ग्लोबलाइजेशन है, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी टूल्स डेवलपमेंट है, लैंग्वेज टीचिंग है एंड लिंग्विस्टिक कंसल्टेंसी। इन सब का मिला जुला रूप हम लैंग्वेज इंडस्ट्री के रूप में देखते हैं। आज जब दुनिया ग्लोबल हो रही है, विश्व के बीच दूरियां कम हो रही हैं, राज्यों के बीच, देशों के बीच दूरियां कम हो रही हैं, व्यापार के अवसर विकसित हो रहे हैं, ऐसे में एक दूसरे से जोड़ने का काम कौन करेगा? स्वाभाविक है कि यह दायित्व, यह जिम्मा भाषा का ही है। और ऐसे में जब हम भारतीय भाषाओं की बात करते हैं, तो भारतीय भाषाओं में भी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? वह हिंदी है। यह हिंदी के लिए, हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, हिंदी के अध्यापकों के लिए, हिंदी प्रेमियों के लिए और इस देश के 60% से अधिक हिंदी लिखने, बोलने, पढ़ने, समझने और व्यवहार करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसीलिए
जिसको हम लैंग्वेज इंडस्ट्री कहेंगे, उस लैंग्वेज इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जिसकी भागीदारी होगी वह और कोई भाषा नहीं, वह हिंदी ही है। आप देखें कि जिसको हम मीडिया एंड इंटरटेनमेंट कहते हैं, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट में टीवी आता है, इसमें प्रिंट मीडिया आता है, इसमें सिनेमा आता है, इसमें रेडियो आता है, संगीत जिसको म्यूज़िक, और इसके साथ कुछ नई चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। एक तो डिजिटल मीडिया। आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया में मीडिया में जो सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जिसकी ग्रोथ रेट 43.4% है, वो डिजिटल मीडिया है। और इस डिजिटल मीडिया में भारतीय भाषाओं की जो भागीदारी है वो 75% है। और उस 75% जो भारतीय भाषाओं की भागीदारी होगी, उसमें निश्चित ही 40 से 45% की भागीदारी हिंदी की है। एनिमेशन एंड वीएफएक्स, जिसको हम लोग विजुअल इफेक्ट्स बोलते हैं, OOH, आउट ऑफ होम, ये सारे जो हमारे माध्यम हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा जो व्यवहृत होने वाली भाषा है वह हिंदी है। मैं आपको बताऊं कि जनरल इंटरटेनमेंट चैनल्स, इसमें सबसे ज़्यादा जिनको विज्ञापन मिलते हैं, जिनकी हिस्सेदारी है, वो हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स की है और वो 23% है। उसके बाद जो दूसरी भारतीय भाषा आती है वह तमिल है, वह 13% है, मलयालम 11% है, बंगाली 10%, कन्नड़ 10% और तेलुगु 9% है। इसी तरह से जो न्यूज़ मीडिया की हिस्सेदारी है, उसमें भी हिंदी 30% है और बंगाली 11% है। म्यूज़िक में हम जाएं तो म्यूज़िक में हिंदी की हिस्सेदारी 40% है, तमिल की 14% है और पंजाबी की 13% है। प्रिंट के व्यवसाय में जाएं तो 98 बिलियन से ज़्यादा का कारोबार प्रिंट माध्यम का है। तो ऐसे में जब हिंदी की हिस्सेदारी मीडिया, एंटरटेनमेंट या जिसको हम कहें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतनी बड़ी मात्रा में है, तो क्या इसी के अनुपात में हिंदी के प्रशिक्षित मानव संसाधन को रोजगार उपलब्ध नहीं होता होगा? अगर रोजगार उपलब्ध नहीं होता होगा तो ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं? लेकिन हम सब अध्यापक यहाँ बैठे हुए हैं, अपने हृदय पर हाथ रख कर देखें और पूछें कि विगत 10, 20, 25, 30 वर्षों में हम जो अध्यापन कर रहे हैं, हम जिन विद्यार्थियों को तैयार किए हैं, इनमें से कितने विद्यार्थी इन क्षेत्रों में सफल हुए हैं? सफलता तो छोड़िए, किसी तरह से अपना जीवन यापन करने भर का अर्थोपार्जन कर रहे हैं। और तब हम पाएंगे कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये कहना कि हिंदी में रोजगार के अवसर कहाँ हैं, ये बताया जाए, तो उसके पहले अगर हिंदी इतनी विकसित हुई है तो निश्चित ही तमाम वे लोग होंगे जो हिंदी की ज़रूरतों को पूरा कर रहे होंगे। यह दुर्भाग्य है हिंदी शिक्षण जगत का, विशेषकर हम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के हिंदी अध्यापक और हमारे पाठ्यक्रमों का, कि जो हम ऐसे अपने विद्यार्थी प्रशिक्षित नहीं कर पाए जो इन नए विकसित उद्योगों में अपना लोहा मनवाते, जो इन क्षेत्रों में अपनी दावेदारी रखते और अर्थोपार्जन करते, सफलता के झंडे गाड़ते। क्यों नहीं कर पाए? जब इस पर विचार करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अपने पाठ्यक्रम पर विचार करना चाहिए। हमने जो ये पाठ्यक्रम बनाए हैं, इसकी भी शताब्दी हो गई है, लगभग 100 वर्ष से ज़्यादा हुआ जब हम विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन कर रहे हैं। और हिंदी के पाठ्यक्रम हमने जो बनाए, उस पर हम गौर करें तो कुछ चीज़ें उभर कर सामने आती हैं। और वो ये उभर कर आता है कि इस पाठ्यक्रम का आखिर उद्देश्य क्या है। मेरी समझ ये कहती है कि जब हमने पाठ्यक्रम को शुरुआती रूप में बनाया था तो उस समय देश में
एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन। और इस आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन का एक हिस्सा था हिंदी का आंदोलन, हिंदी के प्रचार प्रसार का आंदोलन। और यही वो कारण है कि हम देखते हैं कि पूरे भारत में, सुदूर दक्षिण में, उत्तर पूर्व में, सुदूर पश्चिम में और पूर्व में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाओं का निर्माण कर रहे थे। और इस प्रचार प्रसार के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन सुनिश्चित किया जाए। और इस अध्ययन अध्यापन को सुनिश्चित करने के लिए हमें अच्छे अध्यापकों की आवश्यकता थी। और उन अच्छे अध्यापकों के निर्माण के लिए हमने पाठ्यक्रम निर्मित किए। जब हिंदी राजभाषा बनी 1960-63 में, जब राजभाषा अधिनियम आया और उसके बाद जब हिंदी को राजभाषा के रूप में सार्वजनिक क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में प्रमुखता देने की बात की गई, हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादों की बात शुरू हुई, तो हमने एक छोटा सा सेगमेंट अपने पाठ्यक्रम में प्रयोजन मूलकता का जोड़ दिया। कुछ अनुवाद की बातें, कुछ प्रयोजन मूलक संदर्भों को जोड़ करके हमने अपने पाठ्यक्रम को थोड़ा अद्यतन किया। इसके बाद हमारे अध्यापन का जो हासिल है उस पर विचार करना चाहिए। हिंदी पढ़ा करके, हिंदी में बीए एमए करा के हमने कितने साहित्यकार बनाए, इस पर ही बात कर लेनी चाहिए। हमने कितने आलोचक बनाए, इस पर भी बात कर लेनी चाहिए। और अगर हम हिंदी के साहित्यकार, हिंदी के आलोचक और हिंदी के अध्यापक बनाने के लिए ही अपना पाठ्यक्रम तैयार किए हैं, तो अध्यापक, समीक्षक, आलोचक, अनुवादक ही इस इंटरटेनमेंट मीडिया में जाके कौन सी भूमिका निभा लेगा। ये सोचने का विषय है कि हम अध्यापक को इस रूप में देखते हैं कि वह बहुत अच्छा समीक्षक है, वो बहुत महान आलोचक है, वह बहुत अच्छा रचनात्मक लेखक है, और उसको हम गौरव देते हैं, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर वही अध्यापक मीडिया के किसी क्षेत्र में कोई काम कर रहा है तो उसको हम हेय दृष्टि से क्यों देखते हैं? हम क्यों ये मान लेते हैं कि वह जो सिनेमा में भी कुछ सहयोग कर रहा है, ट्रांसलेशन के उद्योग में सहयोग कर रहा है, न्यूज़ मीडिया में सहयोग कर रहा है, पत्रकारिता में सहयोग कर रहा है, विज्ञापन एजेंसियों के लिए कार्य कर रहा है, तो उसके लिए हमारे हिंदी जगत में, हिंदी अध्यापक जगत में बहुत सम्मान से नहीं देखा जाता। और ये मान लिया जाता है कि अरे वो तो पैसे बनाने वाले व्यवसाय में लगा हुआ है, वो मुनाफा कमाने के काम में लगा हुआ है, यानी वह विशुद्ध रूप से हिंदी का शिक्षक नहीं है, वह विशुद्ध रूप से हिंदी का साहित्यिक नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या हम अपने विद्यार्थियों को हिंदी का साहित्यकार बनाने के लिए, हिंदी का समीक्षक बनाने के लिए, हिंदी का आलोचक बनाने के लिए या राजभाषा अधिकारी बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं? मुझे लगता है कि यह तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन विगत 2-3 दशकों में, खास करके 1990 के बाद और 21वीं शताब्दी की ज़रूरतों के अनुसार क्या हमने अपने पाठ्यक्रमों को अपडेट किया? मैं यह नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत चीज़ें दिखाने के लिए हमने थोड़े बहुत परिवर्तन कर दिए हैं, लेकिन उन परिवर्तनों से बात बनने वाली कहाँ है? जब तक हमारे उद्देश्य स्पष्ट नहीं होंगे, और ये उद्देश्य हमारे विद्यार्थियों के अलग अलग हो सकते हैं, हम ऐसा पाठ्यक्रम बनाएं कि इनमें अलग अलग उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं इस पाठ्यक्रम से, वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। हम अनुवाद की बात करते हैं तो हमने अपने अनुवाद में अध्ययन के लिए क्या टीवी के अनुवाद को शामिल किया है? क्या हमने सिनेमा के अनुवाद को शामिल किया है? आज कम से कम 10 से ज़्यादा जो अंग्रेजी के चैनल आ रहे हैं, जो अंग्रेजी की
फिल्में हिंदी में डब करके या हिंदी में सबटाइटल के साथ दिखा रहे हैं, तो उनको हमने अपने विषय के रूप में रखा है। हमने ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विज्ञापन जो हमारे दौर में हमारी भाषा की शक्ति को दर्शाते हैं, उनको स्थापित करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। क्या वे हमारे टेक्स्ट का विषय हैं? क्या हमने कुछ फिल्मों को और फिल्मों की उस भाषा को जो दृश्य से बनती है, उसमें भाषा, ध्वनि और दृश्य का जो अभूतपूर्व संयोजन होता है, उसको समझाने बताने के लिए अपने पाठ्यक्रम को इस तरह से अपडेट किया है? और मान लीजिए सब आपने कर लिया, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? और यही सबसे बड़ी कमी है कि चूंकि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम में से कितने को फिल्म का एक्सपोजर है, हम में से कितने को टीवी मीडिया का एक्सपोजर है, हम में से कितने को जर्नलिज्म का एक्सपोजर है? नहीं है। अब नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं, जिनको इस दुनिया में उतरना है, ज़िंदगी की जद्दोजहद में जुटना है और अपने लिए योग्य रोजगार को प्राप्त करना है, उनकी तैयारी भी हम न कराएं, कम से कम उनको हम उन्मुख भी न करें। अगर हम खुद से न भी पढ़ाएं, लेकिन अगर हम उन्मुख कर सकें, अगर उनको हम तैयार कर सकें, तो हम बहुत ज़्यादा अपने विद्यार्थियों का भला कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज पूरे देश भर के हिंदी पाठ्यक्रमों पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। उसे बदलाव के एक बहुत ज़रूरी मुकाम पर बदलाव देने की ज़रूरत है। अगर हम बदलाव नहीं दे पाए, तो आप ध्यान रखिए कि इस देश में ऐसे तमाम प्रतिभाशाली लोग हैं जो बहुत अच्छी तरह से हिंदी में बीए एमए न करने के बावजूद हमसे आपसे बेहतर हिंदी जानते हैं, और वो व्यावसायिक हिंदी भी जानते हैं, व्यवसायों में काम आने वाली हिंदी भी जानते हैं। और वे लोग हिंदी के जो उभरे हुए रोजगार के क्षेत्र हैं, उनमें उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और निरंतर पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं। वो हमसे ज़्यादा स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारे विद्यार्थियों से ज़्यादा स्वाध्याय कर रहे हैं। मुझे आप सब से यह कहना है, और चूँकि जैसा मुझे बताया गया है कि ये YouTube के माध्यम से सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों तक ये बात जानी है, तो मैं बहुत करवत विनम्रता के साथ हिंदी के विभागों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे अपने पाठ्यक्रमों को अद्यतन करें। और पाठ्यक्रमों में, जैसा मैंने कहा, टीवी, प्रिंट, फिल्म, रेडियो, म्यूज़िक, और इसके साथ गेमिंग का कारोबार भी इस समय बहुत तेज़ी से इंटरटेनमेंट मीडिया में उभर रहा है। पहले, मैं कोई गेम का प्रशंसक नहीं हूँ और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हम दिन भर बैठकर वीडियो गेम खेलते रहें, लेकिन वो एक बड़ा बिजनेस तो है ना। और वो बिजनेस जो पहले अंग्रेजी में होता था, तमाम जो गेम अंग्रेजी में आते थे, अब वो हिंदी में आ गए हैं। ध्यान रखिए, ये कोई मशीन ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि मशीन ट्रांसलेशन पढ़ने में हमारे छक्के छूट जाते हैं। ये बहुत सुयोग्य लोग ये अनुवाद कर रहे हैं, बहुत बेहतर अनुवाद कर रहे हैं, लेकिन हम आप ढूंढते हैं तो इक्का दुक्का 2 4 6 हमारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इन दिशाओं में आगे प्रगति कर पाते हैं। इसलिए मेरा आप सब से और आप सबके माध्यम से हिंदी एकेडमिया से अनुरोध है कि वह अपने पाठ्यक्रम को इतना अद्यतन करे और साहित्य, आलोचना आदि को समझने सीखने के साथ यह जो नया रोजगारोन्मुख स्वरूप निर्मित हुआ है, इसके जो प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, इसके जो प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण कृतियां हैं, उन कृतियों को कैसे हम अपने पाठ्यक्रम में पढ़ाने का विषय बनाएं, इस पे हमें विचार करने की ज़रूरत है। मैं 2 साउंड आपको सुनाऊंगा, इसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। मैं केवल साउंड ही आपको सुना सकता हूं, आप देखें। गर्मी में डालो दूध में आइस, दूध बन गया very nice, पियो daily once or twice, मिल जाएगा। ये आपने अमूल दूध का विज्ञापन सुना, जो प्रोडक्ट गुजरात से पूरे देश भर में फैल गया है, अब तो विश्व भर में फैल गया है।
उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसकी भाषा पर ध्यान देते हैं, तो भाषा हमें पता चलती है कि ये हिंग्लिश है, इसमें हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। और उसके बाद इस विज्ञापन पर आप जरा गौर करें। भांति भांति के रस पिए, रस न आया कोई, देसी विदेशी सब लिए, कुछ खास न भाया कोई, जब असली रस का स्वाद चखा। भांति भांति के रस पिए पर कोई अच्छा नहीं लगा और असली स्वाद का रस चखा। यह सुनाने का तात्पर्य मात्र इतना था कि कैसे हिंदी इंग्लिश को रिप्लेस करके विशुद्ध हिंदी हमारे विज्ञापनों की भाषा बन रही है, मीडिया की भाषा बन रही है। लेकिन हमें आज जो ज़रूरत है वह यह है कि हम कैसे अपने विद्यार्थियों को इन दिशाओं में प्रेरित करें। आगे की जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो ये कि हम सब, हमारे आलोक पांडे जी जुड़े हुए हैं, वे भी एक FIP प्रोग्राम, फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम अपने महाविद्यालय में चलाते हैं। हम लोग तमाम विश्वविद्यालयों के रिफ्रेशर कोर्स में जाते हैं। किसी भी रिफ्रेशर कोर्स में इस तरह के विषयों पर हमको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अब हमारे जो रिफ्रेशर कोर्स हों, हमारे जो ओरिएंटेशन कोर्स हों, हमारे जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हों, उनमें हम ऐसे प्रोफेशनल्स को बुलाएं जो हमारे अध्यापकों को प्रशिक्षित करें, और वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जब वे अपने महाविद्यालयों, अपने विश्वविद्यालयों में आए, तब अपने विद्यार्थियों को वह जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसका लाभ दें। ऐसा अगर हम कर पाएंगे, हम खुद अपने आप को अद्यतन कर पाएंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो 2-5 साल में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेरे जैसे, आलोक जैसे और तमाम दूसरे साथी जो तमाम विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में अध्यापन कर रहे हैं। और उनमें भी सभी को भी करना है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो पाठ्यक्रम आपने निर्मित किया है उसकी ज़रूरतों के अनुरूप कुछ लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। और इसके लिए हिंदी की संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं भी, केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय और जो दूसरे गृह मंत्रालय के जो संस्थाएं हैं, उन सब को आगे आना चाहिए। और हम सब विश्वविद्यालयों के लोगों को इसकी मांग करनी चाहिए कि चूँकि हिंदी में जो नए क्षेत्र विकसित हुए हैं, इन नए क्षेत्रों के लिए हम अपने विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए खुद प्रशिक्षित हों। इसके बाद जो तीसरी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, जो मैं संक्षिप्त कर रहा हूं क्योंकि वो बातें मेरे दूसरे साथी भी कहेंगे, और वो ये कि वे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर हमारे विद्यार्थी रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बड़ा जो अवसर है वो एडवर्टाइजिंग का है, विज्ञापन का है। अभी मैं बता रहा था कि विज्ञापन की कितनी बड़ी हिस्सेदारी इन उद्योगों में है। कैसे हम अपने विद्यार्थियों को कॉपीराइटर, कॉपी एडिटर, क्रिएटिव डायरेक्टर, मीडिया प्लानर, ट्रांसलेटर, एडिटर, फोटोग्राफर, प्रूफ रीडिंग एंड कंटेंट डेवलपर, इस तरह के तमाम जो पद हैं, जो विज्ञापन की दुनिया के पद हैं, जहाँ पर विज्ञापन हिंदी में बनाने, वो समय गया जब विज्ञापन अंग्रेजी में बनते थे, मैंने भी आपको सुनाया, और वो हिंदी में अनुवाद होते थे। अब विज्ञापन हिंदी में बन रहे हैं, विशुद्ध रूप से हिंदी में लिखे जा रहे हैं, और ऐसे में ये जो क्षेत्र हैं जिनका मैंने जिक्र किया, यहाँ पर हिंदी से रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। हमें ऐसे विद्यार्थी तैयार करने होंगे जो विज्ञापन को, उनकी ज़रूरतों को, उसके मनोविज्ञान को समझते हुए वह कंटेंट डेवलप करे और वह हिंदी में हो। इसी तरह से हम दूसरे क्षेत्र की ओर आगे बढ़ें तो सिनेमा में देखें, हिंदी सिनेमा एक तरह से भारतीय सिनेमा का पर्याय बना हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में दुनिया में कोई किसी भाषा में फिल्म नहीं बनती जितनी हिंदी में फिल्में बनती हैं, और फिल्मों से जुड़े हुए तमाम तरह के जो भाषिक कार्यकलाप हैं उसमें हिंदी की बड़ी भूमिका है। मैं ये नहीं कहता कि हिंदी का विद्यार्थी वह सिनेमेटोग्राफर हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन
वह संवाद लेखक, वह कथा लेखक, वह स्क्रीन प्ले लेखक तो बने, वह प्लॉट को डेवलप तो करे, वह वन लाइनर तो लिखे। और इसके लिए जो बहुत सारे काम हैं वो हम अपने विद्यार्थियों को सिनेमा की दुनिया से भी जोड़ सकते हैं, जहाँ पर वे स्टोरी राइटर के रूप में, स्क्रिप्ट राइटर के रूप में, स्क्रीन प्ले राइटर के रूप में, डायलॉग राइटर के रूप में, गीतकार के रूप में डबिंग आर्टिस्ट के रूप में। आज बहुत बड़ा व्यवसाय डबिंग का है। लिप मूवमेंट का आपको ध्यान रखना है और लिप मूवमेंट के आधार पर आपको तुरंत एक एक फिल्में 10-10, 20-20 भाषाओं में रिलीज़ हो रही हैं। तो कोई तो है जो ये काम कर रहा है, हमने अपने विद्यार्थियों को इसके लिए तैयार नहीं किया। इसीलिए प्रिंट मीडिया में हम देखें तो एडिटर, रिपोर्टर, फोटो जर्नलिस्ट, कॉपी एडिटर, कॉलमिस्ट, प्रूफ रीडर, न्यूज़ एडिटर, न्यूज़ एंकर, करेस्पॉन्डेंट, कितने सारे ऐसे कार्य हैं जहाँ पर हम अपने विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकते हैं और उनको इसका हिस्सा बना सकते हैं। इसी तरह से रेडियो में हम देखें, आज रेडियो भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। उसकी भी ग्रोथ रेट 8% के आसपास है और इस 8% के ग्रोथ रेट में बहुत से ऐसे नए चैनल्स आ रहे हैं, बहुत से नए ऐसे अवसर हैं जहां पर आप स्टेशन मैनेजर, एडिटर, राइटर, ट्रांसलेटर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, रेडियो जॉकी, न्यूज़ एंकर, करेस्पॉन्डेंट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, न्यूज़ एनालिसिस्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट आदि ऐसे अनेक कैरियर के क्षेत्र हैं जहां पर हम अपने हिंदी के विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। टीवी की दुनिया में आए तो स्टोरी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटिंग, ट्रांसलेशन, लिरिसिस्ट, सिंगर, डबिंग आर्टिस्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, सब टाइटलिंग, ऐसे कितने काम हैं जो हिंदी में होते हैं और हम अपने विद्यार्थियों को इसके लिए भी समुचित रूप से तैयार कर सकते हैं। तो कहने का आशय ये है कि रोजगार के अनेक अवसर हैं। हम उन अवसरों के प्रति अपने विद्यार्थियों को उन्मुख करें, प्रेरित करें, अपने पाठ्यक्रम को उन अवसरों के अनुरूप अद्यतन करें। हम जो एक हिपोक्रेसी है उससे थोड़ा बाहर निकलें। हम ये देखें कि हमारा पाठ्यक्रम ऐसा हो जो हिंदी का समालोचक, समीक्षक, साहित्यकार भी बनाए, साथ ही वह हिंदी का अनुवादक भी बनाए, वह राजभाषा अधिकारी के रूप में भी तैयार करे। लेकिन इसके साथ अभी जिन कैरियर क्षेत्रों का मैंने जिक्र किया, इन कैरियर क्षेत्रों में भी मानव संसाधन को तैयार करे, प्रशिक्षित करे। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि हमारे पाठ्य विषयों में बहुत अच्छे विज्ञापन, बहुत अच्छी फिल्में, बहुत अच्छे टीवी सीरियल, बहुत अच्छे उसके स्क्रीन प्ले, उसके डायलॉग्स, उसके अनुवाद चर्चा में, अध्ययन अध्यापन में लाए जाएं। और इसके लिए हम सब संकल्प लेकर हम खुद सीखें और अपने जो युवा साथी हैं, अपने जो समवय साथी हैं, उनको सीखने के लिए प्रेरित करें। जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं उनसे हम बहुत अपेक्षा नहीं कर सकते, वो हमारे साहित्य का सेगमेंट पढ़ाएं, वो हमारे भाषा का सेगमेंट पढ़ाएं, लेकिन ये जो नए क्षेत्र हैं उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें, आगे आएं। मुझे लगता है इस तरह से हम विचार करेंगे तो हम हिंदी के विद्यार्थियों को बहुत बेहतर तरीके से नई दुनिया, बदली हुई दुनिया के जो रोजगार के अवसर हैं उनके लिए तैयार कर सकेंगे। मैं इस अवसर पर गारडी महाविद्यालय के प्राचार्य मेहता साहब, वहाँ की हिंदी विभागाध्यक्ष जो हमारे गुजरात हिंदी प्राध्यापक संगम की कर्णधार आधार स्तंभ हैं, डॉक्टर सुशीला व्यास जी, और साथ ही साथ मेरे बहुत ही प्रिय छोटे भाई आलोक रंजन पांडे, सुनील तिवारी से एक आध बार शायद परिचय हुआ होगा, आरती जी जो इस कार्यक्रम की वक्ता हैं, और प्रबोध कांत जी जो गुजरात के एक महत्वपूर्ण नेता के तौर पर, आदरणीय नेता के तौर पर जाने जाते हैं और जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया
एक ऐसी जगह में जहाँ आदिवासी विस्तार था, वहाँ पर उन्होंने इतना महत्वपूर्ण महाविद्यालय स्थापित किया जहाँ पे 1000 से ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप सब ने मुझे अवसर दिया, मुझे देर तक सुना। हो सकता है मैंने समय का कुछ अतिक्रमण कर दिया हो, तो मुझे क्षमा करते हुए एक बार पुनः आप सबका आभार मानता हूँ। धन्यवाद।